हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से फॉर द क्लासेस ऑफ नीट 2023। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करेंगे, नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी अपकमिंग नीट आने वाला है 2023 के अंदर, उसके अंदर केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अपन 1000+ टॉपिक्स कवर करेंगे फॉर द नीट 2023। ठीक है, मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। आज मैं ये 5 टॉपिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, और अगर हमारे पास समय बचा तो हम आगे भी और टॉपिक करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम की जो डेट जो आने वाली है उस डेट के पहले पहले काफी दिन पहले तक हमारे जो 1000 टॉपिक्स है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज डीईटी। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं कि डीईटी जो है, आसान शब्दों में डीईटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मैं उसी आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए डीईटी के बारे में बताना आपको चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी हम डीईटी की बात करें तो आपको सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना, और नाम भी पता होने से पहले आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ठीक है, जब हम डीईटी की बात करते हैं तो पहले आप देखेगा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है। मतलब ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन है, इधर एक बेंजीन रिंग है, तो एक कार्बन से 2 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जो भी कह रहा हूं मेरे शब्दों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, तो इससे आपको, अगर आप सुनते भी रहेंगे देखते भी रहेंगे, तो कहा जाता है कि चीजें जल्दी से याद होंगी। ठीक है ना, और अगर आप लिखते हैं साथ के साथ तो और भी जल्दी चीजें याद होती है। ठीक है, चलिए तो डीईटी का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं एक कार्बन से। इस कार्बन से 2 बेंजीन रिंग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये बेंजीन जो है नॉर्मल बेंजीन नहीं है, इसको अपन कहेंगे क्लोरोबेंजीन। मतलब आप कह सकते हो कि 2 क्लोरोबेंजीन पैरा पोजीशन से कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 3 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरह से 3 Cl ग्रुप से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो 2 Cl देखिए यहाँ पे, है ना, डाइक्लोरो हो गया। डाइफिनाइल 2 बेंजीन है, बेंजीन जब ग्रुप के अंदर आ जाता है ना, मदर चेन के अलावा अगर उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल बोल देते हैं। तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, 1 2 3, 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ट्राई। तो ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथेन। ओके, उसका नाम क्या हो जाएगा, लिखिए मेरे साथ ध्यान से, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। तो गया नाम डी डी और टी, इसका नाम हो गया डीईटी। ठीक है, चलिए तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो नाम आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, अब कई स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर ये बनता कैसे है। अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा इसके अंदर और अगर थोड़ा सा इसको देखना चाहें, अगर मान लो सवाल थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके आता है, जो कि कई बार आ भी चुका है, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना। थोड़ा सा बस आप वेट कीजिए, ताकि मैं अपनी मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है 1000 टॉपिक वाला, 1000 टॉपिक वाला, वो मैं आपको एक बार पूरा कर दूं। तो बीच में मैं आपसे क्या करूंगा, क्वेश्चन के थ्रू भी इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं लाइव क्लासेस भी लूं, अदरवाइज वीडियोस आपको रिकॉर्ड करके भी आपको प्रोवाइड में कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो कई स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन डीईटी में ट्विस्ट करके आया कि डीईटी बनता कैसे है, तो एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये मैं नोट में लिखा रहा हूं आपको, आप मेरे साथ ही लिखिएगा नोट के अंदर कि डीडीटी कैन बी फॉर्म, लिखिए डीडीटी कैन बी फॉर्म by the reaction of chloral, by the reaction of chloral with 2 molecules of chlorobenzene, 2 molecules of chlorobenzene। तो जब क्लोरल की अभिक्रिया, क्लोरल की रिएक्शन जब हम लोग क्लोरोबेंजीन से करवाते हैं, कितने क्लोरोबेंजीन से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन से, तो हमेशा क्या मिलता है आपको, डीडीटी मिलता है। ठीक है, मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं, डोंट वरी, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्लोरल का फॉर्मूला काफी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरल का फॉर्मूला भी आप याद कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पे बना रहा हूं मैं क्लोरो का डायग्राम, Cl Cl Cl, ये तीनों Cl एक कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप से, ध्यान रखिए एल्डिहाइड ग्रुप से, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ट्राइक्लोरो इथेनॉल। आप मेरे साथ जरूर नोट करते रहिएगा, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको इसको अच्छे से नोट करना है और ये चीज़ सबके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस चीज़ से परहेज नहीं करेगा, है ना। चलिए, ट्राइक्लोरो इथेनॉल, इस ट्राइक्लोरो इथेनॉल की क्रिया यानी कि अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, दो मॉलिक्यूल से करवानी है, किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में। क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल आपको लेने हैं। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। चलिए, जब रिएक्शन होगी तो जब भी ट्राइक्लोरोइथेनॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरल, ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट करता है तो हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं जी, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, यानी कि H2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन कैसे जी, ऐसे मतलब दोनों पैरा वाले हाइड्रोजन किसके, क्लोरोबेंजीन के, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे, और कंबाइन करते ही क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। देखो ना, दो H और एक ऑक्सीजन, H2O, ठीक है। और जैसे ही दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर निकले, ये जो दोनों कार्बन है किससे कंबाइन हो जाएंगे, इस कार्बन से। तो क्या मिलेगा आपको, बताओ जल्दी, Cl 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 C, यहां पे कोई चेंज नहीं आया, है ना, फिर C, फिर H, इधर कोई चेंज नहीं आया। कार्बन की वैलेंसी दो थी ऑक्सीजन के साथ में, तो दो ही बॉन्ड बनेंगे किसके साथ में, एक इसके साथ में और एक इसके साथ में, इसलिए यहां एक Cl आ गया और यहां पे Cl आ गया, ये बन गया जी आपका DDT। इस स्ट्रक्चर को आप पूरी तरह से मैच कर सकते हैं जो हमने पहले बनाया था। मैच कीजिए और बताइए कि क्या जो हमने अभी प्रोडक्ट बनाया वो हमारे प्रीवियस के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरूर मैच करेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल सही है और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो डीईटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर, है ना, ये आपके सामने है, उसका केमिकल नेम, ठीक है, और साथ में उसको बनाने की प्रक्रिया कि उसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है क्लोरल। और क्लोरल को का डायग्राम कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपके सामने बना दिया मैंने, 3 Cl, एक कार्बन और CHO। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको डीईटी समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ। हेलोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन आज अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा और मेरे सारे जो डायरेक्शंस अगर आपने फॉलो किए, तो आज के बाद से आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें वो लेके चलूंगा, इसलिए मैं टॉपिक्स हर वीडियो में थोड़े कम रखे हैं ताकि मैं ज्यादा चीजें इसमें कवर कर सकूं, कम टॉपिक के अंदर ज्यादा मैं जो सब टॉपिक्स है वो कवर कर सकूं, ठीक है। पहली चीज तो इसके अंदर ये आता है कि भाई हेलोफॉर्म क्या चीज है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोफॉर्म, ठीक है। तो पहला हेलोफॉर्म के एग्जांपल्स देख लो। हेलोफॉर्म के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एक तो होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है। एक होता है ब्रोमोफॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHBr3, ठीक है। और एक होता है आयोडोफॉर्म,
इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3। तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वी हैव टू प्रिपेयर वन ऑफ दीज कंपाउंड, इनमें से कोई एक कंपाउंड अगर हम बनाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं जी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बात समझ में आ गई? हेलोफॉर्म का मतलब क्या हो गया? हेलो का मतलब हो गया हेलोजेंस, मतलब 3 हेलोजन अगर सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे हम क्या बोलोगे? हेलोफॉर्म बोलोगे। बात समझ में आ रही है? तो इन तीनों में से किसी एक को बनाने की प्रक्रिया, मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर इन तीनों को हम बनाते हैं, इन तीनों में से किसी एक कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं जी? हेलोफॉर्म बोलते हैं। और अगर आपको हेलोफॉर्म का मीनिंग जानना है तो सिंपल सी बात है, 1 कार्बन इज अटैच्ड विद 3 सेम हेलोजेंस। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 सेम halogen species. It might be chloroform, it might be bromoform, it might be iodoform, right? चलिए, कोई भी रिएक्शन जब हम करते हैं तो इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या समझने के लिए या फिर प्रोसेस को डन करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए, ठीक है? एक तो हमको चाहिए इसके अंदर रिएक्टेंट, ठीक है, एक हमको चाहिए इसके अंदर रिएजेंट, और एक हमको चाहिए इसके अंदर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो देखो इसके अंदर फिक्स है, क्या बनना चाहिए? तीनों में से कोई एक चीज बनानी है, ठीक है ना? तो इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है? रिएक्टेंट एंड रिएजेंट बोथ आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जब भी हम रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट के अंदर आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। जैसे आप चाहो तो अल्कोहल भी ले सकते हो, आप चाहो तो एल्डिहाइड भी ले सकते हो, आप चाहो तो कीटोन भी ले सकते हो। तो इन तीनों में से अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो फॉर प्रिपेयरिंग वन ऑफ दीज, देन इट शुड बी योर रिएक्टेंट। वो आपका क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और रिएजेंट की बात करें तो इसके रिएजेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसके रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएजेंट, हेलोफॉर्म रिएजेंट। और नेम रिएक्शन की खास बात यही कि रिएजेंट का नाम भी किसके आधार पर होता है? नाम के आधार पर ही होता है। तो ज्यादा हमको इसमें कहते हैं ना कि माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इजी हो जाता है काम, ठीक है? अब हेलोफॉर्म रिएजेंट क्या चीज है? तो ये एक तरह का मिक्सचर है किसका? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 का। तो अगर आपने कोई भी हेलोजन, X का मतलब हो गया Cl Bri, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर आपने H2 के साथ साथ में NaOH को भी मिला दिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है, तो इन दोनों के मिश्रण को, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि यहाँ तो जो मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का डाउट होने पे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, ठीक है? डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं या जो देना अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनका कम से कम केमिस्ट्री वाला पोर्शन गलत नहीं होना चाहिए, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो, ठीक है? रिएक्शन करें फिर, है ना? रिएक्शन करते हैं, तो इस तरफ हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं इसकी। अब देखो, इन 3 में से मैं अभी कीटोन को ले रहा हूं, ठीक है? तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, मैं कीटोन ले रहा हूं, ठीक है? और क्या बोलते हैं, मैं क्या बनाना चाहता हूं? मैं आयोडोफॉर्म बनाना चाहता हूं सपोज, तो यहाँ पे एक्स की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? आई लेना पड़ेगा, ठीक है? चलो रिएक्शन करते हैं, देखिए। और मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, बिल्कुल, है ना? शांति से देखिएगा। तो कीटोन, अगर मैं कौन सा यहाँ पे कीटोन ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं एसीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको अपन क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, मैं सीधा मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, है ना? अगर आपको सिंपल रिएक्शन लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 NaOH I2, क्या बन जाएगा इससे? CHI3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा आपका, बताइए, OH, ठीक है? तो ये हमको बनाना है, तो ये है आउटलाइन रिएक्शन, ठीक है? मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं कैमरे में। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये हमको बनाना है, देखो आयोडोफॉर्म से मैच कर रहा है, ठीक है? अगर आप, मैंने यहाँ पे X की जगह पे अगर मैंने Br ले लिया होता, अगर मैं यहाँ Br2 लेता तो क्या बनता? ये बनता। अगर मैंने यहाँ पे Cl2 लिया होता इधर, तो क्या बनता? क्लोरोफॉर्म बनता, है ना? तो प्रोसेस सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये आउटलाइन रिएक्शन है, अब एक्चुअल में क्या होता है वो देखिए आप। तो
एसीटोन की जो रिएक्शन है, एसीटोन के अंदर जैसे आप ये मिक्सचर डालोगे तो NaOH आपका OH माइनस देगा, है ना, क्योंकि बेस है। तो OH माइनस को हमेशा क्या चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसने यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। और H2O के बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, है ना, ध्यान रखिएगा, डिहाइड्रेशन। तो क्या मिला आपको, H2O बाहर निकलते ही CH3 C डबल बॉन्ड O C H H, यहाँ पे माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में गया, प्लस फॉर्म में। अगर हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में नहीं जाता तो OH माइनस से कैसे कंबाइन करता, बताओ, है ना, नहीं कर पाता। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या लिया, I2 लिया, I बॉन्ड I। अब I और I का जो बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर। लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी कांटेक्ट में आ रहा है, पोलर मॉलिक्यूल के। और स्टेट्स ऑफ मैटर का अगर आप लॉ देखें, मतलब अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का अगर लॉ देखें, तो इफ एनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इफ एनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट्स विद पोलर मॉलिक्यूल, देन दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे ये नॉन पोलर पोलर के कांटेक्ट में आया तो खुद कैसा बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव के सामने जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा जी, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव से दूर होगा वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। पास वाला पॉजिटिव रहेगा, पास वाला भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ऑब्वियसली बात है, क्या हुआ, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, पॉजिटिव वाले को, और I अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहां से बाहर निकल गया, किस फॉर्म में, I माइनस की फॉर्म में। और आपको क्या मिला, जल्दी बोलिए, आपको मिला CH3 C डबल बॉन्ड O C H H, यहाँ पे क्या जुड़ गया, I जुड़ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस को समझ में आई होगी। प्रोसेस ध्यान से समझ लो। कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटा और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया। ठीक है ना, मतलब एक आयोडीन ने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो क्या मैं इस प्रोसेस को 2 बार और कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस। वही OH आएगा, एक और H को लेके जाएगा, फिर I2 आएगा, फिर I यहां पे जुड़ जाएगा, है ना। तो एक हाइड्रोजन जब हटा तो फर्स्ट प्रोसेस हुई, मतलब इसको हम कंबाइन क्या बोल सकते हैं, ये एक बार हुआ। तो क्या मैं इसको 2 बार और रिपीट नहीं कर सकता, क्यों, अभी भी मेरे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो मेरे पास जब 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो मैंने पहला स्टेप को समझा दिया कि I कैसे जुड़ा। तो इस प्रोसेस को मैं 2 बार और रिपीट कर सकता हूं। तो मैं क्या क्या लिखूंगा यहाँ पर, जल्दी बोलिए, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिपीट इसको 2 बार, रिपीट 2 टाइम्स। और जब मैं 2 टाइम्स को रिपीट करूंगा तो दोनों हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएंगे और क्या मिल जाएगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O C I और यही की था। तो देखो तीनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, तीनों आई आ गए। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। जो लोग नहीं सुन रहे ध्यान से, उनको लॉस हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखिए इस कार्बन के साथ 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं, 3 आयोडीन कनेक्टेड हैं, और एक आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 127 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 3 आयोडीन 127 to 3, इस कार्बन पे कितना ज्यादा वेट आ गया है, एक अकेले कार्बन पे बेचारे पे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो C के पास चूंकि आयोडीन है, ये पूरा मॉलिक्यूल किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जल्दी बोलिए, माइनस की फॉर्म में। ठीक है, और कार्बन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, प्लस फॉर्म में। इतना क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लस फॉर्म में बाहर निकल गया। ठीक है, और इन दोनों को संतुष्ट कौन करेगा, जल्दी बोलिए, कौन करेगा इन दोनों को संतुष्ट, इनको संतुष्ट करेगा H2O, क्योंकि H2O के अंदर H क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, OH क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। तो इसलिए ये अटैक कर देगा इस पे और ये अटैक कर देगा इस पे, और आपको क्या मिलेगा, क्या मिल गया आपको, देखो क्या मिला, C I, सॉरी यहाँ पे I आएगा, I
आई और यहाँ पे आई और इधर क्या आ गया, H आ गया, देखो CHI3, और ये OH जब इससे जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बोर्ड आपको साफ साफ दिख रहा है कि CHI3 कैसे बना। ठीक है ना, तो इस प्रकार की प्रोसेस पे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसके अंदर इन तीनों में से आप कुछ भी बना सकते हो, बस शर्त क्या है कि हेलोजन आप क्या लेते हो ये डिपेंड करता है। अगर आपने यहाँ पे Cl लिया तो कहीं भी आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, क्लोरोफॉर्म ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। अगर आप इसको देखते हो, वीडियो को बार बार देखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे और किसी तरह की गलती नहीं होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे मूव करेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं आगे, थर्ड टॉपिक, उल्मन्स रिएक्शन। उल्मन्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए, जब भी हम उल्मन्स रिएक्शन की बात करेंगे तो चूंकि एक नेम रिएक्शन है तो इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में उल्मन्स रिएक्शन होता क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर आपको ध्यान रखनी है वो ये है, दिस मेथड is used to convert, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा साथ के साथ ही, this method is used to convert any aryl halide into biphenyl by the help of Cu पाउडर। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन का यूज कब करते हैं, हम इस रिएक्शन यूज तब करते हैं जब हमें किसी एराइल हैलाइड को बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना हो। ठीक है ना, और वो भी किसकी हेल्प से, कॉपर पाउडर की हेल्प से। बात समझ में आ रही है। एराइल हैलाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ सकता है, जिनके मन में नहीं आ रहा बहुत अच्छी बात है, मतलब या तो वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा जानते हैं। ठीक है, जिनके आ रहा है तो आना जरूरी है कि एराइल हैलाइड होता क्या है। तो एक्चुअल में एराइल हैलाइड का मतलब होता है कि हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है किससे, बेंजीन से। ठीक है ना, यानी कि बेंजीन इज अटैच्ड विद X। तो किसी भी तरह का हेलोजन, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, अगर वो डायरेक्टली किसी बेंजीन से कनेक्टेड है तो उस पूरे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे जी, एराइल हैलाइड। ठीक है, फिर बाइफिनाइल क्या होता है, बाइफिनाइल का मतलब ये होता है कि दो बेंजीन के रिंग है आपके पास में, कुछ इस तरह से, या आपके पास दो बेंजीन के रिंग्स हैं। ठीक है, दोनों बेंजीन रिंग्स अगर डायरेक्टली आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली जोड़ रहे हैं। ठीक है, और अगर वो डायरेक्टली जोड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उसको बाइफिनाइल बोलेंगे। लेकिन ये बाइफिनाइल बन किससे रहा है, किसी भी प्रकार के हेलो बेंजीन से, किसी भी प्रकार के हेलो बेंजीन से। और इसको इसमें कौन कन्वर्ट कर रहा है, कॉपर पाउडर। ठीक है, मतलब जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, आपने मान लो ले लिया ब्रोमोबेंजीन ले लिया सपोज, और याद रखिएगा बाइफिनाइल में कितने बेंजीन है, बोलिए, दो बेंजीन है, और दो बेंजीन अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको हेलो बेंजीन में कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हमने दो क्या ले लिए, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। ठीक है, और साथ में हमने क्या ले लिया, कॉपर पाउडर, हमने ले लिया। तो होगा क्या, ये कॉपर दोनों के दोनों Br को लेके बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, ये बाहर निकल जाएगा CuBr2 के फॉर्म में।
और जैसे CuBr2 बाहर निकला, पहली बात तो ये मेटल है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई मेटल होता है, तो जनरली हम लोग कौन सी रिएक्शन प्रेफर करते हैं? FRM। FRM का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होंगे? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और फ्री रेडिकल का मतलब क्या हो गया कि Br और कार्बन के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग टूटेगी? इस तरह की। और क्या बन जाएंगे? रेडिकल्स बन जाएंगे। ये भी देखो, रेडिकल्स बन गए, ठीक है ना। और जब रेडिकल बनते हैं तो यहां पे देखो बेंजीन के भी 2 रेडिकल्स बने, देखो ध्यान से, एक तो ये रेडिकल है और दूसरा कौन सा रेडिकल है? ये रेडिकल है। तो दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ दो। रेडिकल्स कभी स्टेबल थोड़ी होते हैं, अगर उनको कोई दूसरा रेडिकल दिख जाए तो ऑब्वियस सी बात दोस्तों क्या कर जाएंगे? वो कंबाइन कर जाएंगे। जैसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ इनके बीच में क्या बन जाएगी? बॉन्डिंग बन जाएगी। और बॉन्डिंग बनते आपको क्या मिल जाएगा? जो आप बनाना चाह रहे थे, दैट इज बाइफिनाइल, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई मेटल यूज किया है, कोई मेटल आपने लिया है, तो मेटल हमेशा से FRM यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या करता है? प्रेफर करता है। और चूंकि यहाँ पे आपने कॉपर पाउडर यूज किया तो कॉपर इटसेल्फ इज अ मेटल, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होती है। दिस इज कॉल्ड उल्मन्स रिएक्शन, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होने पर नीचे कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। अदरवाइज आपको ये चीज नोट करनी है और समझनी है। चलिए, तो हमने अभी तक 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, DDT, हेलोफॉर्म रिएक्शन, उल्मन्स रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई स्टूडेंट के माइंड में डाउट होता है कि जेम डाइहैलाइड और विक डाइहैलाइड में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम बात करते हैं जेम डाइहैलाइड की और विक डाइहैलाइड की, ठीक है। तो डाइहैलाइड का मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए। डाई का मतलब 2 और हैलाइड का मतलब हैलोजन स्पीशीज। वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 2 हैलोजन तो है कम से कम, दोनों के अंदर ही। ये बात तो हमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें जेम और विक का क्या फर्क है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो जब भी हम जेम की बात करते हैं तो जेम का मतलब होता है जेमिनल। क्या होता है? जेमिनल। इसका पूरा नाम क्या है? जेमिनल। और विक का पूरा नाम क्या है? दैट इज विसिनल। जेमिनल और विसिनल, ठीक है। तो अगर हमको जेम का मीनिंग पता लग गया है, पूरा नाम पता लग गया है, और हमको विक का अगर पूरा नाम पता लग गया है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे डेफिनेशन? इफ 2 हैलोजन स्पीशीज, मेरे साथ ही लिखिएगा और समझिएगा जरूर। कई लोग समझते नहीं, केवल लिखने में रहते हैं, समझना भी है आपको। इफ 2 हैलोजन स्पीशीज आर कनेक्टेड विद ओनली 1 कार्बन एटम इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। यानी कि यदि 2 हैलोजन किससे जुड़े हो? केवल एक कार्बन से जुड़े हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं जी? जेम डाइहैलाइड या फिर जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है, देखो ऐसा है कि 2 हैलोजन आपको लेने हैं, ठीक है। दोनों अगर सेम हो तो बहुत ही बढ़िया, और एक कार्बन से जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी जोड़ देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, नाम भी बताऊंगा इसका मैं, CH3 CH2 CHCl और Cl। देखो दोनों Cl, दोनों हैलोजन है, दोनों Cl एक कार्बन जुड़ गए और ये कंपाउंड, पूरा कंपाउंड हो ही गया, है ना। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? IUPAC 1,1 डाइक्लोरो, आगे बोलो, प्रोपेन, डाइक्लोरोप्रोपेन। तो अपन कह सकते हैं कि डाइक्लोरोप्रोपेन क्या है? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन एक तरह का जेम डाइहैलाइड है। क्लियर हुआ सबको?
नहीं हुआ तो वीडियो थोड़ा पीछे कर लो, क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बात करते हैं विसिनल डाइहाइड की। तो इसके अंदर डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लास्ट में थोड़ा चेंज आ जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, या फिर मैं तो थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, है ना। बोथ द सेम halogen species are connected with adjacent carbon atoms। इसमें क्या था, रिवाइज करो फटाफट। इसमें क्या था, इसमें एक ही कार्बन से दो हेलोजन जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, अड़ोस पड़ोस के, मतलब जैसे ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट। देखिएगा ध्यान से, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट। ये और ये एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एडजेसेंट है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, लेकिन ये और ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, CH2 भी आ रहा है ना। तो अगर अड़ोस पड़ोस के कार्बन के साथ में दो सेम हेलोजन जुड़े हो, मतलब एक एक, तो हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहाइड बोलेंगे। देखो कैसे एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 CH CH2, एक Cl यहां लगाया, एक Cl यहां लगाया। देखो फर्क, इसमें दोनों Cl एक कार्बन जुड़े थे तो जेम डाइहाइड हो गया। इसमें दोनों Cl अलग अलग कार्बन जुड़े हुए, लेकिन कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट, तो ये क्या हो गया आपका, बिग डाइहाइड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक बार दोबारा इसको देख लो, लिख लो, ठीक है, और वीडियो थोड़ा पीछे करके दोबारा से मुझे एक बार सुन लो। ठीक है, इससे सिंपल चीज आपके साथ अब नहीं हो सकती है, सिंपल आपको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है ना, वरना क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी फिर। तो सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म था मैंने आपको लिखवा दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग 4 जो टॉपिक है डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक है आपका फॉस्जीन, जिसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 30 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं रखेंगे, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं लंबे वीडियो रखो तो ये बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी बोलेंगे 1 घंटे का बनाओ, 1 घंटे का भी बना देंगे, 2 घंटे का बनाओ 2 घंटे का बना देंगे, 3 घंटे का बोलोगे तो 3 घंटे का भी बना देंगे। ठीक है, एक अगर आधे घंटे के अंदर 5 टॉपिक कवर हो रहा है तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, या अगर छोटे हो तो 12 हो जाएंगे, है ना। लेकिन जैसा आप कहेंगे वैसा बना देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि पढ़ना आप लोगों को है। हमारा काम केवल पढ़ाने का है, हमारा काम क्या चीज का, आपको टॉपिक बताने का है, कॉन्सेप्ट समझाने का है। ठीक है, जितना अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ा देंगे, लॉन्ग टाइम तक पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ा देंगे, है ना। पढ़ना आपको है, इसलिए डिसीजन भी कैसे किसका होना चाहिए, आप लोगों का ही होना चाहिए। चलिए बात करते हैं फॉस्जीन की, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करते हैं, फॉस्जीन की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे फॉस्जीन गैस की, ठीक है, तो पहली बात तो फॉस्जीन का रिलेशन किस चीज से है, फॉस्जीन का रिलेशन है क्लोरोफॉर्म से। किससे, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर आपके पास में क्लोरोफॉर्म है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में CH-Cl3 है, जिसको हम क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, तो जब अगर क्लोरोफॉर्म आपके पास में है तो 2-3 प्रिकॉशन आपको रखने ही पड़ेंगे। पहला, आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर इन डार्क बॉटल। आपको उसको काले कलर की बोतल के अंदर, चाहे कांच की हो, कांच हो ज्यादा बेटर है, तो डार्क कलर की बोतल में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और सनलाइट एंड नॉट और एंड O2 मस्ट बी प्रोहिबिटेड। मतलब आपको क्लोरोफॉर्म को रोकना पड़ेगा, किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, सनलाइट के और ऑक्सीजन के। ठीक है, ये दो प्रिकॉशंस, हालांकि बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन ये दो मेन प्रिकॉशंस आपको रखने ही पड़ते हैं अगर आपके पास में क्लोरोफॉर्म है तो। पहले तो उसको कहीं भी लाइट बॉटल के अंदर, जो नॉर्मल जो कांच की जो बोतलें होती है उसमें आपको स्टोर नहीं करना उसको,
बॉटल कैसी होनी चाहिए, डार्क कलर की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, कभी भी उसको धूप में मत रखिए, सन का एक्सपोजर मत दीजिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, मतलब बॉटल के अंदर क्लोरोफॉर्म है तो उसके अंदर किसी भी तरह से ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी घटना होती है, ठीक है, तब ये कहा जाता है कि फॉस्जीन जो है अपना उल्टा प्रभाव दिखाता है, मतलब फॉस्जीन क्या बोल रहा हूं, क्लोरोफॉर्म जो है अपना उल्टा प्रभाव दिखाता है। कैसे? अगर क्लोरोफॉर्म इन दोनों में से किसी एक भी चीज पे, कहा जाता है कि अगर आपने डार्क बॉटल में नहीं रखा ना तो अपने आप वो सन के एक्सपोजर में आ जाता है और ऑक्सीजन गैस के साथ वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो अगर प्रिकॉशंस हमने नहीं रखी तो क्लोरोफॉर्म अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, एक बहुत ही पॉइजनस गैस के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। उस पॉइजनस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस। तो इससे एक चीज और क्या क्लियर हो गया हम क्यों कि फॉस्जीन गैस कैसी होती है जी, पॉइजनस होती है, ठीक है ना। मतलब अगर आपने किसी के साथ प्रैंक करने की कोशिश करी और आप चाहते हो कि मैं उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दूं आधे एक घंटे के लिए, और अगर आपने उसको डार्क बॉटल में नहीं रखा या फिर किसी भी तरह से अगर उसने सनलाइट या ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लिया तो क्लोरोफॉर्म फिर क्लोरोफॉर्म नहीं रहेगा, वो बन जाएगा जहरीला। जहरीला क्या बन जाएगा, जहरीला गैस बन जाएगा। उस गैस का नाम क्या होगा, फॉस्जीन होगा। और अगर फॉस्जीन किसी इंसान ने सूंघ लिया तो फिर वो उठेगा ही नहीं, उठ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब इतनी हमने बात करी फॉस्जीन के बारे में, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि फॉस्जीन का फॉर्मूला नहीं पता आपने। तो फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीजन आया, मतलब सीधे सीधे क्या हो रहा है, सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन के बाद में क्या बनता है जी, फॉस्जीन बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन देख लो, छोटी सी है, ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। CHCl3, सनलाइट आपने डाल दिया इसके अंदर और आपने O2 डाल दिया, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो कैसे ओपन करूंगा, CHCl टेट्राहेड्रल शेप होती है ना। तो जैसे सनलाइट और ऑक्सीजन डालूंगा मैं तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, HCl। और HCl जैसे ही बाहर निकली तो कार्बन की दो वैलेंसी वेकेंट हो गई, उन दोनों वैलेंसी को कौन कंप्लीट करेगा, एक ऑक्सीजन। तो Cl C Cl डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपका फॉस्जीन, COCl2, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। किसी के साथ अगर प्रैंक करना है क्लोरोफॉर्म के साथ में, आजकल क्या प्रैंक का जो कॉन्सेप्ट है काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो किसी के साथ अगर आपको प्रैंक करना है क्लोरोफॉर्म को लेकर तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म वास्तव में क्लोरोफॉर्म है या फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, फॉस्जीन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन हेलो अरीन्स, क्लास 12 बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है जी, तो आज हमने पांचों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, SN1 SN2 है, तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे इस तरह से। किस दिन एक मिलेगा, किस दिन 2 मिलेंगे, किस दिन 3 भी मिल सकते हैं, किस दिन 4 भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है। ओके, तो आज की चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।